फ्रांस अबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक। तो दोस्तों फ्रांस ने मोनार्की को अबोलिश कर दिया। अबोलिश यानी कि खत्म करना, ठीक है, यानी कि फ्रांस में मोनार्की शासन खत्म हो गया, राजशाही खत्म हो गई, अब वह एक रिपब्लिक बन गया। क्या फ्रांस जो था एक क्या बन गया, रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक में क्या होता है, रिपब्लिक में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है उसका चुनाव आम जनता करती है। ठीक है, तो समझते हैं कि किस प्रकार से हुआ। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने देखा कि 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है, अब एक नेशनल असेंबली भी बनी थी। तो जो लॉ लॉ पास करने का जो पावर था, लॉ बनाने का जो पावर था, वो किसके हाथों में था, वेस्टेड था, और नेशनल असेंबली के हाथों में। ठीक है, तो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसका मेन मोटिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव उसका क्या था कि वह राजा के जो मोनार्क है उसके पावर को लिमिट कर सके, राजा की शक्तियों को वो सीमित अंकुश लगा सकते उसकी शक्तियों पे। ठीक है, तो इसके बाद के सालों में दोस्तों फ्रांस में जो स्थिति थी, जो सिचुएशन था, वो टेंस रहा, यानी कि तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। ऐसा नहीं कि अभी इतना सब होने के बाद सब कुछ शांत हो गया। अभी समझते हैं क्यों। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि ऑल्दो लुईस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर दिया था, लुईस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर दिया था, बट इसके बाद भी वह सीक्रेट नेगोशिएशन कर रहा था, किसके साथ, प्रशिया के किंग के साथ, प्रशिया के राजा के साथ। ठीक है, और इसके बाद जो अदर नेबरिंग कंट्रीज के, फ्रांस की जो अदर नेबरिंग कंट्रीज, ऑस्ट्रिया हो गए, प्रशिया हो गए, इस सब की जो नेबरिंग कंट्री थी, इसके राजा भी जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए थे, बहुत ज़्यादा वरी, मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित थे। क्यों? क्योंकि होता है ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं डर था, आज फ्रांस में ऐसा हुआ, कल हमारे यहाँ की जनता भी ऐसा कर देगी, तो हमारी जो पावर है वो चली जाएगी, हम जो मनमाना कर रहे हैं नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए जो नेबरिंग कंट्रीज के रूलर थे वे भी फ्रांस में हुए चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा चिंतित थे, और उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया कि जो जो फ्रांस में 1789 समर से 1789 से, यानी 1789 के समर के मौसम से, यानी गर्मियों से जो चीज़ें घटित हो रही, जो इवेंट्स हुए, यानी नेशनल असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसको खत्म करने के लिए, यानी नेशनल असेंबली को आप समझ लो कि उसको तोड़ने के लिए उन्होंने प्लान बनाया ट्रूस भेजने का। ठीक है, इनका प्लान हो पाता, यानी कि बिफोर दिस कुड हैपन, ऐसा होता उसके पहले नेशनल असेंबली ने वोट किया अप्रैल 1792 में, और वॉर डिक्लेयर कर दिया किसके अगेंस्ट में, प्रशिया प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब हजारों वॉलंटियर जो थे वे प्रोविंसेस से आ रहे थे, और जो आर्मी ज्वाइन करने के लिए क्यों आ रहे थे, क्योंकि वे इस वार को, इस लड़ाई को वे एज ए क्या देखते थे कि एक साइड तो फ्रांस की जनता है, मतलब फ्रांस के लोग हैं, पीपल हैं, फ्रांस के लोग हैं एक साइड, और दूसरे साइड किंग और अरिस्टोक्रेट हैं ऑल ओवर द यूरोप। यानी यह जो लड़ाई था, यह जो वार था, वे उसको एक पूरी यूरोप के राजा और अरिस्टोक्रेट वर्सेस वहाँ की आम जनता के रूप में देख रहे थे। Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise, composed by the poet Rosette de Lisle। तो दोस्तों जो पैट्रियोटिक सॉन्ग वे गाते हुए जा रहे थे, जिसका नाम क्या था, मार्सलीस। ठीक है, मार्सलीस नाम था, यह किसके द्वारा कंपोज किया गया था, यह सॉन्ग कंपोज किया गया था पोएट रोजेट डी लाइल के द्वारा। ठीक है, इट वाज इट वाज sung फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सिलेस एज दे मार्च इनटू पेरिस। तो यह गाना सबसे पहले किसके द्वारा गाया गया था, उन वॉलंटियर्स के द्वारा जो कि पेरिस में जा रहे थे, कहाँ से, मार्सिले से। ठीक है, एंड सो गॉट इट्स नेम, और इस प्रकार से इसका नाम पड़ा। द मार्सलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो जो मार्सलीज है दोस्तों, वह अभी इस टाइम फ्रांस का नेशनल एंथम है। ठीक है, अब देखते हैं मार्सलीज कहाँ पे है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे है मार्सिले। ठीक है, मार्सिले से जो वॉलंटियर थे, जब वो जा रहे थे वॉर में हिस्सा लेने के लिए, कहाँ पे, पेरिस में। तो पेरिस में जाते टाइम भी इस गाने को फर्स्ट टाइम गाए थे, कौन से, मार्सिलेस गाने की, जिसको कि किसने कंपोज किया था, इन्होंने इनको कंपोज किया था रोजेट डी रोजेट डी लाइल ने। ठीक है, तो दोस्तों इतना ज़्यादा रिवोल्यूशनरी जो वार हुए, उससे क्या हुआ, रिवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टी टू द पीपल। इससे लोगों का बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा आम जनता को। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि जो मेंस थे वे लोग चले गए थे फ्रंट पे लड़ाई के लिए, उसके बाद जो घर की जिम्मेदारी थी, मतलब फैमिली का जो लुक आफ्टर करना था, और जो अर्निंग करनी थी अपनी लिविंग के लिए, यानी कि आजीविका चलाने के लिए जो कमाना पड़ता था, अब घर का खर्चा कैसे चलता, उसके लिए पहले कौन अर्निंग करता था, मेंस करते थे। अब मेंस तो चले गए थे लड़ाई पे, तो इसलिए कमाने का, मतलब घर का
खर्चा वर्चा जो था उसका उसको उसके लिए जो कमाई करनी थी या जो पैसा अर्निंग करना था, और उसके बाद जो फैमिली का लुक आफ्टर करना था, फैमिली के जो बच्चे थे उनका देखभाल करने का जो जिम्मेदारी आ गया वो किस पे आ गया, औरतों पे आ गया, वुमेन्स पे आ गया। ठीक है, लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। तो लार्ज सेक्शन जो पॉपुलेशन का लार्ज से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते थे कि इस बात से एग्री थे, वे सहमत थे कि इस रिवॉल्यूशन को और आगे ले जाया जाए। क्यों? क्योंकि एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गिव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखिए हमने देखा था ना कि जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था दोस्तों, वह जो पॉलिटिकल राइट्स है किसको दे रहा था? केवल रिचर सेक्शन, सोसाइटी के जो रिचर सेक्शन थे, जो अमीर लोग थे, उनको देता था। जैसे कि हमने देखा था ना कि एक्टिव सिटीजन कौन थे? एक्टिव वे लोग थे जिनको वोट देने का अधिकार था, जो कि किसका सिलेक्शन करते थे? इलेक्टर्स का। ठीक है, अब ये इलेक्टर्स नेशनल असेंबली का चुनाव करते थे। इलेक्टर्स कितने थे? लगभग 50,000। ठीक है, नेशनल असेंबली के मेंबर कितने थे? 745 मेंबर से। तो ये जो एक्टिव सिटीजन थे ये कौन होते थे? पहला कंडीशन था कि इनकी एज 25 प्लस होनी चाहिए। ठीक, और दूसरा कंडीशन था कि यह जो टैक्स दे रहे हो वह एक नॉर्मल मजदूर के 3 दिन की वेजेस के इक्वल हो। यानी एक नॉर्मल मजदूर अगर 10 लीवरे अर्निंग कर रहा है एक दिन में, तो इनकी जो टैक्स होनी चाहिए वो 30 लीवरे होनी चाहिए। ठीक है, तब ये इनको वोट देने का अधिकार है और ये एक्टिव मेंबर्स हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग यह चाहते थे कि जो यह वार है, सॉरी जो ये रिवॉल्यूशन है, ये इसको और आगे ले जाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो जो पॉलिटिकल राइट्स दे रहा था वो सोसाइटी के रीचर सेक्शन को दे रहा था। ठीक है, पॉलिटिकल क्लब्स बिकम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। तो दोस्तों पॉलिटिकल क्लब जो थे वे इंपॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट हो गए। इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट यानी कि यहाँ पे लोग आते थे और वे डिस्कस करते थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज और अपना ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन, अपना क्या एक्शन होगा वो सब बातें करते थे वे। ठीक है, प्लान करते थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब वाज दैट ऑफ द जैकोबिन्स। तो इसमें से जो सबसे सक्सेसफुल रहा क्लब रहा वो था जैकोबिन्स क्लब। ठीक है, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। जो कि अपना नाम कहाँ से पाया? पेरिस के फॉर्मर कॉन्वेंट सेंट जैकोब से। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, वे वुमेन्स जो कि इस पीरियड के थ्रू आउट यानी इस पीरियड के दौरान एक्टिव थी, फॉर्म देयर ओन क्लब्स, उन्होंने भी अपने क्लब्स बनाए। ठीक है, तो सेक्शन 4 में हम देखेंगे इस चैप्टर का जो अभी सेक्शन 4 है यानी 3 चल रहा है, तो सेक्शन 4 में हम देखेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज उन्होंने किया और उनकी क्या क्या डिमांड्स थी औरतों के। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो दोस्तों जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर थे वे सोसाइटी के लेस प्रॉस्परस सेक्शन से बिलोंग करते थे, यानी कि वो ज़्यादा अमीर नहीं थे, वे लेस प्रॉस्परस सेक्शन थे सोसाइटी की, वे लोग बिलोंग करते थे जैकोबिन क्लब से। ठीक है, अब इनमें कौन कौन आते थे? स्मॉल शॉपकीपर्स आते थे, आर्टिशन जैसे कि शू मेकर हो गए, पेस्ट्री कुक हो गए, वॉच मेकर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, एज वेल एज सर्वेंट और डेली वेज वर्कर भी आते थे। ठीक है, ये नहीं डेली वेज वर्कर के हिसाब से जो है कि एक्टिव सिटीजन जो है कि उनको मिला था अधिकार वोट देने का, तो अब ये डेली वेज के वर्कर भी आ गए थे। ठीक है, दियर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो इनके जो लीडर थे वे कौन, उनका नाम क्या था? मैक्सिमिलियन Robespierre. A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those owned by dock workers. तो एक लार्ज ग्रुप जा था जैकोबिन मेंबर्स का। ठीक है, जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे उनमें से ज्यादातर लोगों ने डिसाइड किया कि वे क्या पहनेंगे, अब वे लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनेंगे जो कि डॉक वर्कर्स पहनते हैं। ठीक है, जो डॉक वर्कर्स जो डॉक में काम करते हैं वे जो पहनते हैं, ये लोग इन्होंने डिसाइड किया वही पहनेंगे। जैसे लॉन्ग स्ट्रिप दिख रहा है ना ट्राउजर, इन्होंने डिसाइड किया कि हम यह पहनेंगे। अब बात आती है कि इन्होंने ऐसा क्यों डिसीजन लिया, अभी हम समझते हैं। दिस वाज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। उनका यह मोटिव था, वह लोगों को यह दिखाना चाहते थे कि वह जो फैशनेबल सेक्शन है सोसाइटी का उससे बिल्कुल अलग है। क्यों? स्पेशली नॉबल्स हु वोर नी ब्रीचेस, स्पेशली नॉबल जो कि क्या पहनते थे? नी ब्रीचेस पहनते थे। तो हमने क्या देखा कि एक लार्ज ग्रुप ने जैकोबिन्स के जो मेंबर थे उसमें से ज्यादातर मेंबर ने क्या डिसाइड किया कि स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनेंगे।
सिमिलर टू दोज ओन बाय डॉक वर्कर्स। डॉक वर्कर्स यानी डॉक यानी कि जो बंदरगाह पे काम करते हैं, जो गोदी में काम करते हैं, ठीक है। तो बंदरगाह के लोग नॉर्मली ऐसे डॉक ये मतलब कि एक लॉन्ग स्ट्रिप जैसा ट्राउजर पहनते हैं, ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड किया हम ऐसा पहनेंगे। आखिर में ऐसा क्यों डिसाइड किया इन्होंने, ये क्या शो करना चाहते थे, इनका मोटिव क्या था इसके पीछे? इनका मोटिव था कि ये अपने आप को उस फैशनेबल सोसाइटी से डिफरेंट, उस फैशनेबल सेक्शन से, सोसाइटी की जो फैशनेबल सेक्शन है उससे डिफरेंट है, ऐसा ये दिखाना चाहते थे, ठीक है। स्पेशली नॉबल्स लोग जो पहनते थे वो नॉर्मली नी तक रहता था, ठीक है। हु और नी ब्रीचेज यानी कि जो कि नी तक, घुटनों तक रहता था, ठीक है। It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches. आखिर में ऐसा क्यों दिखा रहे थे, इसका मतलब क्या था? तो यह एक तरीका था यह प्रोक्लेम करने का कि जो पावर था, जो कि पहले किसके हाथ में था, वियरर ऑफ नी ब्रीचेस। नी ब्रीचेस के वियरर, नी ब्रीचेस को कौन कौन पहनते थे? नॉबल्स लोग पहनते थे, ठीक है। यानी कि जो प्रॉस्परस सोसाइटी के मेंबर होते थे, मतलब जो प्रॉस्परस सेक्शन के लोग थे, ठीक है। तो यह दिखा तो ये लोग यह दिखाना चाहते हैं कि जो पावर थी प्रॉस्परस सेक्शन में या नी ब्रीचेज के पढ़ने वालों की जो पावर थी वो उसका अंत हो गया है, ठीक है। दीज जैकोबियंस केम टू बी नोन एज द सेंस कुलोटेस। तो इन जैकोबियंस को किस नाम से जाना जाने लगा? सेंस कुलोटेस के नाम से। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोज विदाउट द नी ब्रीचेज, वे लोग जो कि नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं। सेंस कुलोटेस मेन वोर इन एडिशन द रेड कैप। तो जो सैन कुलोटेस जो मेंस होते हैं वे इसके अलावा यानी कि जो लार्ज स्ट्रिप वाला ट्राउजर जो पहनते थे, इसके अलावा क्या पहनते हैं? वो रेड कैप पहनते हैं। दैट्स सिंबलाइज लिबर्टी, जो कि लिबर्टी का सिंबल है, ठीक है। लिबर्टी को सिंबलाइज करता है। वुमेन हाउएवर नॉट अलाउड टू डू सो, वुमेन्स को परमिशन नहीं था, उनको अलाउ नहीं था ऐसा पहनने का। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एज सेंस कुलोटस कपल, यहाँ पे मेंस, यहाँ पे रेड कैप पहना हुआ है, रेड लार्ज स्ट्रिप ट्राउजर है, ठीक है। ये वुमेन्स, ठीक है। आगे देखते हैं अब आगे क्या हुआ। समर ऑफ 1792, 1792 यानी हर जो कांड हो रहा है समर में ही हो रहा है, गर्मियों के मौसम में, ठीक है। तो जैकोबिन्स ने क्या प्लान किया? जैकोबिन्स ने फूड की हाई प्राइसेस और शॉर्ट सप्लाई से परेशान जो पेरिसियंस थे उनको इन्होंने मिलाकर एक प्लानिंग की। किसकी? एन इंसुरेक्शन। इंसुरेक्शन मतलब एक विद्रोह करना, ठीक है। यानी 1792 समर में जैकोबिन्स ने फूड की हाई प्राइसेस और शॉर्ट सप्लाई से परेशान या गुस्से क्रोधित पेरिसियन को मिलाकर एक बड़े विद्रोह की प्लानिंग की, ठीक है। तो अगस्त की मॉर्निंग में क्या हुआ? दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। उन्होंने स्टॉर्म कर दिया, हमला कर दिया किस पे? जो ट्यूलरीज का पैलेस था। तो ट्यूलरीज का पैलेस क्या था? जहाँ पे लुइस 16 रहते थे, ठीक है। मैस्कर द किंग्स गार्ड्स, इन्होंने किंग के गार्ड की हत्या कर दी, उनको मार डाला। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, और राजा को कई घंटों तक जो है कि हॉस्टेज बना के यानी कि बंदी बना के रखा। अब बात है तो उन्होंने राजा को क्यों बंदी बनाया? आखिर में आपको तो नेशनल असेंबली, मतलब नेशनल असेंबली रूल बनाती थी, सब कुछ बना, बट वो बोलते हैं ना राजा तो राजा ही होता है ना, तो सर्वे सर्वा तभी है, राजा को ही मानते थे। इनका ये कहने का मतलब था कि इस सब के पीछे राजा का ही आता। तो इन्होंने क्या किया, जहाँ पे राजा रहते थे ट्यूलरीज पैलेस पे उन्होंने हमला किया, वहाँ के राजा के गार्ड की हत्या कर दी, और उसके बाद इनको कई कई घंटों तक जो है बंदी बना लिया, ठीक। बाद में असेंबली ने वोट किया रॉयल फैमिली को इम्प्रीजन करने का, रॉयल फैमिली को बंदी बनाने का, जेल में डालने का। तो एक उन्होंने वोटिंग किया, तो रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया। इलेक्शंस वर हेल्ड, फिर से चुनाव रखा जाता है, चुनाव होता है, इलेक्शंस होते हैं। अब से इलेक्शन का जो रूल था वो क्या था? ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। अब से क्या रूल आया कि अब जितने भी मेंस है, अभी यहाँ पे और चीज देखना कि केवल मेंस की बात हो रही है, ठीक है, वुमेन्स यहाँ पे नहीं है। 21 ईयर्स ऑफ एज, यानी जितने लोग भी 21 ईयर जिनकी एज है वे वोट दे सकते हैं, उनको वोट देने का अधिकार है। रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ यानी कि उनके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, ठीक है। यानी कि पहले क्या था, 21 से एबव होने चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि वे एक नॉर्मल डेली वेज लेबर की 3 दिन की जो वेजेस हैं उतना जो है कि वो टैक्स पे कर रहे हो, तब उनके पास वोट देने का अधिकार था। और वे एज ए एक्टिव सिटीजन जो है कि
माने जाएंगे, उनको एज एक्टिव सिटीजन का स्टेटस मिलता था। अभी जो है कि ये एक्टिव पैसिव हट गया, ठीक है। यानी कि अब जितने भी मेंस हैं जिनकी एज 21 है वे वोट दे सकते हैं, मतलब 21 है और 21 से अबव है। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन, जो नई नई असेंबली इलेक्ट की गई, चुनी गई, उसका नाम कन्वेंशन पड़ा। और 21 सितंबर 1792, ये डेट याद रख लो, 21 सितंबर 1792 को मोनार्की जो है कि अबोलिश हो जाता है फ्रांस में, और फ्रांस एज ए रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 सितंबर 1792 को मोनार्की अबोलिश होता है, मोनार्की रूल जो है कि खत्म होता है कहाँ पे, फ्रांस में, और फ्रांस एज ए रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हो, एक अभी हमने बात किया था कि एक रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक रिपब्लिक जो है एक टाइप की गवर्नमेंट है जहाँ पे द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, जहाँ पे लोग गवर्नमेंट को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, गवर्नमेंट को लोग चुनते हैं, ठीक है। द हेड ऑफ इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट का हेड होता है उसको भी, जैसे अभी इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री है, हमारा देश एक रिपब्लिक है, ठीक है। तो रिपब्लिक में क्या होता है, हम किसका किसका चुनाव करते हैं, एक नॉर्मल सा, मतलब कोई भी, जैसे जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका चुनाव हम ही करते हैं, ठीक है। यानी कि हम, हमारे द्वारा ही चुना जाता है। प्रेसिडेंट जो कि हेड होता है उसको भी हम ही चुनते हैं, ठीक है। देयर इज नो हेरेडिटरी मोनार्की, यहाँ पे कोई हेरेडिटरी मोनार्की नहीं था। यानी कि हेरेडिटरी क्या होता है, जो कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी चला चला आता है। जैसे कि राजा, मान लो लुइस 16 था, अगर मान लो लुइस 16 की डेथ हो जाती, जैसे कि अगर मान लो मोनार्की शासन चलता वहाँ पे, तो लुइस 16 की जब डेथ हो जाती तो वहाँ पे किसका शासन काल आता, लुइस 16 के बेटे की। तो इसी प्रकार मतलब हेरेडिटरी क्या होता है कि एक मतलब वंशानुपात एक चला आता है, ठीक है, वंश बाय वंश, यानी कि राजा का बेटा राजा, फिर राजा का बेटा राजा, इस प्रकार से शासन करते चले आते हैं। बट इसमें नहीं, ठीक। लुइस 16 वाज सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। ट्रीजन का क्या मतलब, ट्रीजन मतलब होता है राजद्रोह, ठीक है, राजद्रोह। जैसे कि हमने देखा कि राजा ने, लुइस 16 ने क्या किया था, सीक्रेट नेगोशिएशन किया था किसके, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के साथ में, ठीक है। तो लोग, उनको कोर्ट ने उनको उन पे चार्ज लगाया, किसका, राजद्रोह का चार्ज लगाया, और उनको मौत की सजा सुना दी, ठीक है। तो ऑन 21 जनवरी 1793 ही वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड। तो डे ला कॉनकॉर्ड पे उनको 21 जनवरी 1793 को एग्जीक्यूट कर दिया गया लोगों के सामने, मतलब उनको फांसी दे दी गई। द क्वीन मैरी एंटोनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। तो कुछ टाइम बाद मैरी एंटोनेट, जो उनकी रानी थी लुई 16 की, जो कि क्या थी, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, उनका भी यही हाल होता है, ठीक है। द रेन ऑफ टेरर, रेन यानी कि शासनकाल, शासन, टेरर यानी कि आतंक, आतंक का शासन। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर। तो दोस्तों 1793 से 1794 के बीच का जो पीरियड है उसको आतंक का शासनकाल बोलते हैं। अभी क्यों बोलते हैं, अभी हम समझते हैं। रोबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। तो रोबेस्पियर जो थे उन्होंने कंट्रोल और पनिशमेंट का बहुत ही सेवियर पॉलिसी यूज किया, ठीक है। ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic, विच जिसको भी, ऑल सारे लोगों को, मतलब जो भी उनको दिखता था कि यह इनमी है किसकी, रिपब्लिक की, या रिपब्लिक का विरोधी है, रिपब्लिक का दुश्मन है। एक्स नॉवेल्स यानी पहले के जो नॉवल थे, क्लर्की थे, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स, यहाँ तक कि इनकी खुद की पार्टी के मेंबर्स, हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड, जो भी इनकी मेथड से एग्री नहीं होता था, वर अरेस्टेड, उसको ये अरेस्ट करा देते थे, इम्प्रिजन, जेल में, मतलब जेल में डाल दिया जाता था, एंड देन ट्राइड बाय अ रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल। तो उसके बाद एक कोर्ट द्वारा मुकदमा चलाया जाता था, ठीक है। द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिलोटीन। अगर कोर्ट ने उनको गिल्टी पाया, उनको मतलब कि अपराधी पाया, तो उसके बाद उनको गिलोटिन किया जाता है। गिलोटिन क्या होता है, द गिलोटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज beheaded। गिलोटिन एक डिवाइस होता है जिसमें कि दो पोल रहते हैं, ऐसे दो पोल रहते हैं, और यहाँ पे ब्लेड रहता है। तो यहाँ पे सर रखा जाता है, मतलब जो भी गिल्टी है, और वो ब्लेड चला दिया जाता है, तो मतलब beheaded हो जाता है, उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। अब बात आती है कि इसका नाम क्यों पड़ा है। इसका नाम पड़ा क्योंकि इसका इन्वेंशन कौन किया था, डॉक्टर गिलोटिन ने। फिर आगे क्या हुआ, रोबेस्पियर ने एक लॉ इशू किया, ठीक है। लॉ इशू करके उसने चीज़ों की कीमतों को और जो लोगों की वेजेस थी उसकी मैक्सिमम लिमिट कर दी, ठीक है। यानी मैक्सिमम, उसकी मैक्सिमम एक लिमिट लगा दिया उस पर, ठीक है। मीट एंड ब्रेड वर रेशन,
जो मीट और ब्रेड थे उनको रेशन कर दिया गया। मीट एंड ब्रेड, रेशन का क्या मतलब होता है? रेशन आपको याद होगा कि गवर्नमेंट जैसे कि मंथली रेशन देती है। रेशन का मतलब होता है नॉर्मली अभी जैसे कि आई थिंक 5 केजी पर पर्सन ऐसे होता है। मतलब एक अगर एक फैमिली में जैसे एक वाइट कार्ड, येलो कार्ड होता है, एक रेड कार्ड होता है। तो इसमें येलो में क्या रहता है कि 5 केजी पर पर्सन मिलता है। ठीक है, यानी अगर फैमिली में सपोज 2 मेंबर हैं, अगर 2 मेंबर हैं उनको कितना राशन मिलेगा? 5 टू ज़ 10, यानी 10 केजी राशन उनको मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार मीट और ब्रेड को भी उन्होंने राशन कर दिया, मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी कर दी, मतलब इससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, pigeons were forced to transport their grain to the cities and sell it at price fixed by the government। और मजदूर थे, जो किसान थे, उनको उनको मजबूर किया गया क्या क्या करने के लिए? वे अपने ग्रेन को उनको ट्रांसपोर्ट करके सिटीज में ले जाना पड़ता था, ले जाना पड़ता था, और उसको गवर्नमेंट द्वारा फिक्स कई प्राइसेस पे बेचना पड़ता था। उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने इनको मजबूर कर दिया। ठीक है, द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन। जो वाइट फ्लोर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, उसको उसको रोक लगा दिया गया। ठीक है, अब सारे सिटीजन्स को क्या रिक्वायर हुआ कि वे अब क्या खाएं? पेन डेगा लाइट। ये क्या होता है? इक्वलिटी ब्रेड के ही इक्वल रहता है। ठीक है, अभी अनिवार्य कर दिया गया कि सारे सिटीजन्स अब यही खाएंगे। क्या? इक्वलिटी ब्रेड था, यानी कि पेन डेगा लाइट। ठीक है, जो कि ये क्या होता है? अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, जो कि एक होल व्हीट से बनता है। ठीक है, और उसके बाद स्पीचेस और एड्रेस के थ्रू इक्वलिटी को, मतलब इक्वलिटी लाने का बहुत ही कोशिश किया गया लोगों में। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सियर एंड मैडम, ऑल फ्रेंच मेन एंड वुमेन वर henceforth citoyen एंड citoyen। इसका मतलब क्या होता है? मॉनिसियर का मतलब सर, मैडम का मतलब मैडम। ठीक है, और सिटोएन का मतलब सिटीजन, जो कि मेंस के लिए यूज होता है। सिटोएन का मतलब, इसका भी मतलब सिटीजन होता है, जो कि वुमेन्स के लिए यूज होता है। ठीक है, अब जो ट्रेडिशनल था, ट्रेडिशनल में जैसे जो मेंस को सर बोलते थे और वुमेन्स को मैडम बोलते थे, अब उसके बजाय फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्या किया? सारे लोगों को सिटीजन्स का दर्जा दे दिया, यानी सारे लोग अब सिटीजन्स के नाम से उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, चर्चेज वर शट डाउन। चर्चेज को, जो चर्च थे उनको बंद कर दिया गया, और उनकी जो बिल्डिंगें थी या तो उनको बैरक में कन्वर्ट कर दिया गया, या तो उनको ऑफिस, उनकी जो है ऑफिस बना दी गई। ठीक है, रॉबेस्पियर ने अपनी जो पॉलिसीज थी उसको इतना रिलेंटलेसली जो है कि सपोर्ट किया, कि उनके जो सपोर्टर थे अपनी पॉलिसीज को इतना रिलेंटलेसली परस्यू किया। ठीक है, तो उनके जो सपोर्टर थे वे मॉडरेशन का डिमांड करने लगे। ठीक है, रिलेंटलेसली मतलब कि बहुत कठोर तरीके से। ठीक है, फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट इन जुलाई 1794। फाइनली 1794 में उनको, जैसे मुकदमा चल रहा था, तो कोर्ट में उनको दोषी पाया। ठीक है, उनको अरेस्ट किया गया, एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गिलोटिन। और नेक्स्ट डे उनको गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया, मतलब बीहेडेड कर दिए गए। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उसने अपने लोगों का जो है कि लॉयल्टी जो है कि मोबिलाइज करने का बहुत ही कोशिश किया। जैसे एक इसमें से एक था कि एक स्टेज बनाकर बीच में, यहाँ पे देखो एक स्टेज बनाकर इसी प्रकार के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। ठीक है, A directory rules France. A directory rules France. The fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power। तो जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट फॉल हो जाती है, गिर जाती है, उसके बाद जो सत्ता आ जाती है, किसके हाथ में आ जाती है? सत्ता यानी जो पावर आ जाता है, वो वेल्थियर मिडिल क्लासेस के हाथ में आ जाता है, जो कि थोड़ा वेल्दी थे, यानी थोड़ा अमीर थे। ठीक है, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब देखो, अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, इसने फिर से क्या किया? डिनाई कर दिया वोट। किनके वोट डिनाई कर दिया? नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन जो थी सोसाइटी की, यानी सोसाइटी की जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन थी, उनके वोट को इन्होंने डिनाई कर दिया। यानी कि एक नया, जैसे ही जैकोबिन का गवर्नमेंट गिरता है, तो जो सत्ता आ जाती है वेल्दियर मिडिल क्लासेस के हाथ में आ जाती है, और एक ये नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन थी सोसाइटी की, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, उनका अधिकार छीन लिया गया है। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। तो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करते थे? एक डायरेक्टरी अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टरी क्या होती थी? एक एग्जीक्यूटिव होती थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती थी, जो कि 5 मेंबर्स की होती थी, 5 मेंबर्स। ठीक है, यानी कि क्या देखा हमने कि इन्होंने एक, इनकी जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें वोट, इनका जो मतलब जिनके लेस प्रॉपर्टी थी, इनके पास नॉन प्रॉपर्टी जो सेक्शन है सोसाइटी का, उसका वोट देने का अधिकार चला गया। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई। अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करती है? डायरेक्टरी का चुनाव करती थी, अपॉइंट करती थी डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी क्या होता था? डायरेक्टरी जो है कि
एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती थी जो कि 5 मेंबर की होती थी। दिस वाज मीन्ड एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन। ये क्या था, एक मतलब एक तरीका था, एक सेफगार्ड था, जैसा कि जैकोबिन के गवर्नमेंट में, जैकोबिन के शासनकाल में जो पावर था वन मैन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव एक था, तो जो पावर था केवल एक आदमी के हाथों में कंसंट्रेटेड था। ठीक है, इसलिए उसको इन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्टरी बना दिया, जो कि अब 5 आदमी हो गए थे। However, the directors often clash with the legislative council. बट होता क्या था, डायरेक्टर्स कभी कभी क्या करते थे, नॉर्मली जो है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से भिड़ जाते थे, क्लैश कर जाते थे, हु देन sought to dismiss them, और वे उनको क्या करते थे, डिसमिस करने लगते थे। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर। तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी किसकी, डायरेक्टरी की, उससे एक रास्ता मिल गया किसको, मिलिट्री डिक्टेटर को। ठीक है, यहाँ से अब एक मिलिट्री डिक्टेटर जो है कि राइज हो रहा था, उसको एक रास्ता मिल गया, क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। ठीक है, अभी देखो कोई भी देश की गवर्नमेंट है तो उसकी उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर वो स्टेबल नहीं है, इनस्टेबल है, तो कहीं ना कहीं दूसरे को उसका फायदा उठाते। तो यहाँ पे जो है कि अब धीरे धीरे क्या होता है, एक रास्ता मिल रहा था, क्योंकि लोग देख रहे थे कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है फ्रांस की गवर्नमेंट का, वो धीरे धीरे क्या होता है कि बढ़ता चला जाता है, मतलब गवर्नमेंट जो इंस्टेबल होती चली जाती है। तो उससे एक रास्ता मिल गया किसको, मिलिट्री डिक्टेटर को, जो कि अब यहाँ से राइज होता है कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो इससे जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, उससे डायरेक्टरी की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, उससे एक राइज हुआ कौन, मिलिट्री डिक्टेटर, जिसका नाम क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट। थ्रू ऑल दी चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडल्स ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड ऑफ फ्रेटर्निटी रिमेन इंस्पायरिंग आइडल। तो दोस्तों जो चेंजेस हो रहे थे गवर्नमेंट के फॉर्म, यानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट में जो चेंजेस हो रहे थे, इसके दौरान भी जो आइडल्स थे, जैसे फ्रीडम, फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ, फिर फ्रेटर्निटी, ये जो है कि इंस्पायरिंग इंस्पायरिंग आइडल्स जो है बने रहे। ऐसा नहीं कि खत्म हो गए, ये लोगों को इंस्पायर करने वाले आइडल जो है बने रहे। ठीक है, यानी लोग अभी भी इनसे इंस्पायर हो रहे थे। दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट इन फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी, जिसने कि इन आइडल्स ने आने वाले सेंचुरीज में फ्रांस के ही नहीं बल्कि रेस्ट यूरोप के जो पॉलिटिकल मूवमेंट थे, जो पॉलिटिकल आंदोलन थे, उनको ये मोटिवेट किए, उनकी वजह से वहाँ के जो पॉलिटिकल आंदोलन थे वो मोटिवेट हुए।